प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 18 और ये 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7 के लिए विषय समाज विज्ञान भूगोल और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वायु। तो पिछली वर्कशीट में हमने वर्कशीट 17 में पढ़ा था कि वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों बताओ 5 परतें कौन कौन सी होती हैं वायुमंडल की? बिल्कुल बोलो। क्षोभमंडल, हाँ, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल और वायुमंडल। बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है बच्चों। तो मौसम क्या होता है? मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। भाई एक निश्चित स्थान पर, जैसे दिल्ली में है ना, निश्चित समय पर यानी कि सुबह के समय पर कि वायुमंडलीय स्थिति क्या है, कि जैसे अभी सवेरे क्या है, ठंडा है, तो उसे बोलेंगे ठंडा मौसम हो रहा है भाई अभी तो, है ना। और अगर दोपहर को धूप निकल जाएगी तो क्या बोलेंगे, गर्म मौसम हो गया भाई, है ना। तो एक स्थान का नियत समय पर जो वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं उसको बोला जाता है मौसम। और जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं, यानी कि लंबे समय की। ठीक है, जो एक ही स्थान की लंबे समय की जो मौसम की जो औसत स्थिति आती है ना, उसको बोला जाता है जलवायु। जैसे लगभग ये 30 साल का समय, 25 से 30 साल का समय होता है। तो 30 साल के अंदर, 25 साल के अंदर की घटना क्या क्या घटित हुई, जैसे ठंडा प्रदेश ज़्यादा रहा या गर्मी ज़्यादा रही, तो उसके हिसाब से जलवायु निकालते हैं कि ये अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे गर्म जलवायु है, और ठंडा मौसम ज़्यादा रहेगा तो ठंडी जलवायु है। ठीक है। और मौसम क्या होता है, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे सवेरे क्या है, ठंडा मौसम हो गया, इसके बाद धूप निकल आई तो गर्म मौसम हो गया, और कुछ देर बाद शाम तक आते आते बरसात के बादल मंडराने लगे और बरसात हो गई, है ना। तो मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जबकि जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। यानी कि जलवायु क्या है, ये बदलती नहीं है, ये लंबे समय में होने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे लगभग 25 साल से या उससे अधिक जो भी औसत निकलता है उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर गर्म मौसम ज़्यादा रहेगा तो उसको गर्म जलवायु बोला जाएगा, और अगर ठंडा मौसम रहेगा तो ठंडा मौसम यानी कि ठंडी जलवायु बोला जाएगा। हमारे भारत में गर्म और ठंडा दोनों मौसम रहते हैं, इसलिए हमारे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु, ठीक, भारत की। अब तीसरा है मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। बताया जैसे कि भाई सवेरे धूप हो गई, है ना, सवेरे ठंडा मौसम हो गया तो ठंड हो गई, दोपहर को धूप हो गई, फिर शाम को बारिश हो गई। तो बहुत छोटे अंतराल में मौसम में परिवर्तन होता रहता है, मौसम बदलता रहता है। जबकि जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होने में। उदाहरण के लिए मौसम में क्या है, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ये मौसम में परिवर्तन के उदाहरण है। जलवायु में भारत की जलवायु कैसी सी है, मानसूनी प्रकार की है। ठीक। अब इसमें क्रियाकलाप दे रखा है। एक क्रियाकलाप 1, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो आप अपने शहर का तापमान कैसे जान सकते हैं? टीवी पर आता है तापमान, है ना, और अपने मोबाइल से भी जान सकते हैं, अखबार से भी जान सकते हैं, रेडियो से भी जान सकते हैं। ये आपकी सहायता कैसे करता है कि जैसे आपको कहीं पर जाना हो और पता चले कि बारिश होने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप छाता वगैरह लेके जाओगे, है ना। अधिकतर जो मौसम का जो तापमान है, ठीक है, वो जो समुद्र किनारे पर रहने वाले लोगों को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि वो अधिकतर मछली पकड़ने का काम करते हैं, और अगर उन्हें पता है कि आंधी तूफान आने वाला है या बरसात आने वाली है तो वो उस हिसाब से ही समुद्र में यात्रा करते हैं। ठीक है। अब मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान है, वायुदाब है, पवन एवं आर्द्रता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मौसम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं तापमापी क्या होता है। ठीक है, तापमापी क्या होता है? इसका प्रयोग जो करते हैं हम तापमान मापने के लिए करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। और तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो कौन सी है?
डिग्री सेल्सियस है तापमान को मापने की मानक इकाई। ठीक, एक होता है वायुदाब मापी। वायुदाब मापी, इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। इस तरीके का होता है ये वायुदाब। ठीक है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। इसमें क्रियाकलाप 2 करनी है आपको। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखना है। तो आपको जो भी अगला सप्ताह जो आएगा उसका जो भी तापमान होगा उसको आप डेली लिखोगे और उसमें जो परिवर्तन होता है तापमान में, ठीक है, उस पर एक संक्षिप्त नोट आप लिखेंगे। ठीक, अब आते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो भी वायु में है ना, जो भी ठंडक होती है, गर्माहट होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसके परिमाण को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। वायुमंडल का जो तापमान है वो दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है, उसमें ज़्यादा तापमान में गर्मी होती है ना। और सर्दी के मौसम में, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो तापमान कैसा है? कम है। आतपन क्या होता है? आतपन यानी कि सूर्य की गर्मी, सूर्य तप बोलते हैं उसको। ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखो, ये पृथ्वी है, ये सूरज है मान लीजिए, है ना, और इससे जो भी ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, ठीक है, जो भी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी क्या कर लेती है? इसको रोक लेती है ना। तो इसको बोला जाता है आतपन। ठीक, जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर तापमान में संतुलन बना रहता है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखो, अब ये क्या है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक, और सूर्य यहाँ पे होता है भूमध्य रेखा पे, यानी कि इसकी किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, ठीक है, और ये ध्रुवों पर क्या होता है? यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों पर। इसलिए क्या करता है, अगर भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो तापमान क्या होता है? घटता जाता है। भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तब भी तापमान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि उत्तर ध्रुव हो गया, और ये दक्षिण ध्रुव। इसलिए जब भी हम गना में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तापमान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, तापमान यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा से जो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और बिल्कुल ध्रुवों पर जाएंगे तो वहाँ पर तो बिल्कुल तिरछा पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जो सूर्य का तापमान होगा, गर्मी होगी, वो बहुत कम पड़ेगी। इसलिए क्या होता है? ध्रुवों पर तापमान क्या होता है? कम होता है ना। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो भी तापमान क्या होता जाता है? घटता जाता है, माइनस होता जाता है, ठीक है। और ध्रुवों पर तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे तापमान बहुत कम पाया जाता है, ठीक। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है ना। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो हम कई प्रकार की खेती यहाँ पर नहीं कर सकते। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। गांव में क्या होता है? तापमान कम होता है, जबकि अगर शहर से इसकी तुलना की जाए तो शहरों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है गांव की अपेक्षा, क्योंकि शहरों में जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। और इसके अलावा वाहन और फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों से ईंधन की खपत यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो वाहनों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से के कारण भी यहाँ पर क्या होता है? शहरों में तापमान बढ़ जाता है। अब पढ़ते हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायुदाब कहलाता है। ये पृथ्वी है, ठीक है, इसकी सतह पर जो वायु जो दाब लगाती है, ठीक है, वायु के भार लगाती है अपना, है ना, जो दाब लगाती है उसको क्या कहलाता है? वो वायुदाब कहलाता है। और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। और समुद्र में क्या होगा? उस टाइम समुद्र के जो स्तर होता है ना, समुद्र का जो स्तर होता है उस पर वायुदाब
बहुत ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना वायु दाब घटता जाएगा, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिसमें वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। यानी कि जितना ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो जितना ऊपर व्यक्ति जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी तो बीमार हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। न तो आपने देखा होगा जो भी पर्वत पर जाने वाले लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे उतनी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसी वजह से का नाम है ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना चाहिए। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। भाई गर्म वायु क्या होती है, जो गर्म वायु होती है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे रह जाती है। इससे क्या होता है, जब ऊपर की जो तरफ जो उठेगी गर्म वायु तो उससे क्या बनेगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। कौन सा बनेगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जब निम्न दाब होता है तो क्या होता है, बरसात भी वहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वायु ठंडी होती है, ठीक है, उसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जो ठंडी होती है वो वायु, वो क्या होगी, वायु भारी होती है, और भारी होती है तो वो भारी वायु निमज्जित होकर यानी कि नीचे आकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है। जो भारी वायु होगी वो क्या होगी, नीचे जाएगी, यानी ठंडी होती है वो, है ना, और जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और जहाँ पर ठंडा मौसम होगा, ठंडी जलवायु होगी, वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर उच्च वायु दाब बनता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जहाँ उच्च दाब होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आकाश बिल्कुल साफ होगा और बरसात की संभावना कम होगी। तो बच्चों ये तापमान पढ़ा आपने और वायु दाब के बारे में पढ़ा। अब इसके प्रश्न और उत्तर हैं, तो आप उसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, है ना, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ही कहते हैं तापमान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर ध्रुवों पर तापमान की मात्रा कम होती है, यानी कि घटती जाती है, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख लीजिए। तो बच्चों पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान यानी कि सूर्य की ताप जो होता है उसकी मात्रा क्या जाती है, घटती जाती है ध्रुवों पर आने पर, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान कम क्यों होता है, शहरों में तापमान ज़्यादा क्यों होता है, गांवों में कम होता है, शहरों में तापमान अधिक होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है ना, शहरों में क्या होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, और वाहनों से फैक्ट्रियाँ एवं अन्य क्रियाकलापों के ईंधन की खपत भी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्री एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, ठीक है। ये आप आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। तीसरा प्रश्न है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है, ठीक है, किस प्रकार का वायु दाब होता है ठंडे
क्षेत्र में। तो ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है कि जो भारी वायु जो होती है वो भारी हो जाती है और नीचे आ जाती है, तो उच्च दाब बनता है। कौन सा दाब बनता है? उच्च दाब बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर लिख लोगे तीसरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे तीसरे का आंसर, कम तापमान वाले यानी कि ठंडे क्षेत्रों वाले। ठीक है, कम तापमान या ठंडा क्षेत्र। ठीक है, आप लिख दोगे ठंडे क्षेत्रों वाले। ठीक है, वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो इसमें पूछा क्या है कि किस प्रकार का वायु दाब होता है, तो उच्च दाब वाला वायु क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट थी। अब इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।